तो हम लोगों ने पिछले बार वेव फंक्शंस में और मेज़रमेंट में कुछ संबंधों की बात की थी। स्टेट जब हम किसी पार्टिकल का बताते हैं तो वेव फंक्शन बताते हैं, एक्स का कौन सा फंक्शन उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो किसी खास फिज़िकली मेजरेबल क्वांटिटी के लिए प्योर स्टेट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए कुछ प्योर स्टेट्स हैं जिनके कुछ खास वेव फंक्शंस हैं। किसी टाइम पे किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर उन प्योर स्टेट में से कोई है तब उस क्वांटिटी का मान डेफिनिट है। ये चर्चाएं हम लोगों ने पिछली बार की थी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो मिक्स्ड स्टेट है, उस ऑब्जर्वेबल के लिए वो मिक्स्ड स्टेट है और उसमें उसका एक डेफिनिट वैल्यू है ही नहीं। और डेफिनिट वैल्यू जब नहीं है तो उसको हम उसका वैल्यू जानने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो हम उसके डिफरेंट जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनकी केवल प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं और इसलिए एक अनसर्टेनिटी आती है कि अगर मेज़र करें तो क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, कभी ये आएगा कभी वो आएगा, तो एक अनसर्टेनिटी उसमें से बनती है। और अगर हमने मेज़रमेंट कर लिया तो हमने उस अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर दिया, तब हमें वैल्यू मिल जाएगा कि इस समय इतना वैल्यू है। हालांकि पहले उसका एक डेफिनेट वैल्यू नहीं था, लेकिन जब मेज़रमेंट कर लिया तो कोई एक वैल्यू मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा पता नहीं, लेकिन कोई एक वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू मिल गया का मतलब है कि उसकी अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई और इसलिए उसका वेव फंक्शन अब मिक्स्ड स्टेट नहीं हो के प्योर स्टेट हो गया। और इस कारण से हम कहते हैं कि मेज़रमेंट ने वेव फंक्शन को एकदम से ही बदल दिया। कहाँ वो एक मिक्स्ड स्टेट था और कहाँ वो एक प्योर स्टेट हो गया। तो मेज़रमेंट डिस्टर्ब्स द सिस्टम, इस नोट पर हम लोगों ने पिछली बार बातें की थी। अब आप ये देखें, अनसर्टेनिटी की बात हम करने जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास में इस प्रकार का कोई वेव फंक्शन है, इस प्रकार का वेव फंक्शन है, याद रखिएगा ये प्लॉट्स बहुत एक केवल हल्की सी कल्पना देने के लिए हैं कि देयर आर सम फ्लक्चुएशंस और जो एम्पलीट्यूड है कहीं कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये वेव फंक्शंस इन जनरल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ होते हैं और इसलिए उनको प्लॉट करना संभव नहीं होता है। लेकिन हाँ, उसका आप मैग्नीट्यूड ज़रूर निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से गुना करके वो रियल क्वांटिटी होती है उसको आप प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर में पीरियोडिसिटी भी कुछ हद तक होती हैं, इसलिए हम लोग कुछ पीरियोडिसिटी है बताने के लिए ऐसा ऐसा ग्राफ खींचते हैं, ऐसा वेव फंक्शन हम लोग बताते हैं। तो ये अगर हैं, और अगर हम इसमें पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन का प्योर स्टेट नहीं है। पोजीशन जहाँ जहाँ वेव फंक्शन है वहाँ वहाँ पोजीशन होता है। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी होती है किस बात की, x से x प्लस dx, इस बीच अगर मैं मेज़रमेंट करूं तो इस बीच पाऊंगा, यानी इस मिक्स्ड स्टेट में इस वाले पार्ट का कितना कंपोनेंट है, दूसरा x बदल दूं मैं तो उस वाले पार्ट का कितना कंपोनेंट है, उसके अनुसार ये प्रोबेबिलिटीज़ डिसाइड होती हैं। और ये प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं साई एक्स स्क्वायर मॉड स्क्वायर dx, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी शायद 0 या बहुत कम होगी, यहाँ करीब 0 ही होगी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगी जहाँ इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो अनसर्टेनिटी है। तो इस अनसर्टेनिटी को हम लोग मैथमेटिकली उसका एक वैल्यू देते हैं कि अनसर्टेनिटी यानी कितनी अनसर्टेनिटी है। अगर हम इसको लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में सोचेंगे तो ये उसका भी प्योर स्टेट नहीं है। उसके जो प्योर स्टेट्स होते हैं वो आप जानते हैं, वो पूरे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक समान एम्पलीट्यूड से वैरी करते हैं, लेकिन उनके भी कॉम्बिनेशंस करके ये हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और तब उसमें कौन कौन से पी शामिल है, क्योंकि एक सिंगल पी नहीं है, फिर वो सारे लीनियर मोमेंटम जो हैं वो इस स्टेट के अंदर में, इस अवस्था के अंदर में, पार्टिकल के इस इंस्टेंट पर जो पार्टिकल है उसमें वो सब एक साथ शामिल है, सारे लीनियर मोमेंटम एक साथ शामिल है। जब मेज़र करेंगे तो कोई एक उसमें से पकड़ में आएगा, और एक पकड़ में कोई आ जाएगा तो उसके बाद वेव फंक्शन बिल्कुल कोलैप्स होकर के और प्योर स्टेट जैसा बन जाएगा। तो उसकी जो अनसर्टेनिटी है
कि कितने मोमेंटम से कितने मोमेंटम तक के कंपोनेंट्स उसके अंदर में शामिल हैं जब ऐसा वेव फंक्शन बनाना है, वहाँ से लीनियर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बनती है। तो वो भी आपको पता है, वो भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें, ये पोजीशन की बात हुई, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो उसमें भी आपको मालूम है कि हम लोग अगर साई एक्स कोई है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई एच क्रॉस का स्क्वायर रूट, और फिर यहाँ पे हम ए पी ऐसा लिखते हैं, और फिर यहाँ पे हम इसका -i/h क्रॉस पी एक्स ऐसा लिखते हैं, और फिर हम इसको p से इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसा वेव फंक्शन अगर बनाना हो तो ऐसा वेव फंक्शन आप इस प्रकार के इंटीग्रेशन से बना सकते हैं, p के डिफरेंट वैल्यूज़ ले करके, करस्पॉन्डिंग AP उसके कोफिशिएंट्स ले करके। ये प्योर स्टेट है, इस प्योर स्टेट्स का पूरा सुपरपोजिशन करके आप ये वेव फंक्शन बना सकते हैं। और ये जो AP है, ये जो AP है, यही बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है किसकी, मोमेंटम की। जो बहुत सारे मोमेंटम मिल करके इसको बना रहे हैं, उसमें से जो P से P प्लस DP, ये जो पार्ट है इस वेव फंक्शन में, इस वाले वेव फंक्शन का जो पार्ट है वो हम इस AP से पता करते हैं, और वो हम कहते हैं AP का स्क्वायर इंटू DP। तो बहुत सारे लीनियर मोमेंटम हो सकते हैं और उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बहुत सारे पोजीशन हो सकते हैं, उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और वहाँ से हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ये करते हैं। क्वालिटेटिवली हमने ये देखा था, बताया था आपको कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अगर करेंगे तो वो कुछ एच क्रॉस के ऑर्डर का या उससे ज़्यादा आप बहुत कम नहीं कर सकते हो, ऐसी हमने चर्चा की थी। लेकिन आज हम बिल्कुल डिफ़ाइन करना चाहते हैं गणितीय रूप में कि ये डेल्टा एक्स हम किसको कहेंगे, अंदाज से नहीं कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक अगर ये x1 है, ये x2 है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड बहुत कम हो गया तो x2 माइनस x1 जो है वो उसकी अनसर्टेनिटी हो गई। ऐसा अंदाज नहीं, पक्का वो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं डेल्टा एक्स को, कैसे डिफ़ाइन करते हैं डेल्टा पी को, और तब फिर उस डेफिनेशन के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा पी का क्या मान बनता है, क्या लिमिट बनती है, उसके लिए क्या रिलेशन बनता है, वो आज हमारा चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हम थोड़ा जो इसको सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। प्रोबेबिलिटीज़ की बात आ रही है तो प्रोबेबिलिटीज़, जैसे एक हमारे पास में ये डाइस है, ये आप देख रहे हैं, ये जो लूडो खेलते हैं उसका ये डाइस है, उसके बहुत सारे सतहें, 6 सतहें हैं इसमें, और हर एक सतह के ऊपर कुछ ना कुछ बिंदियाँ बनी हुई हैं। अब ये सामने में है, इसमें 4 बिंदियाँ बनी हैं। तो जब आप इस पासे को खेलते हैं और वो सामने में जब टिकता है पासा और ऊपर में ये 4 बिंदियाँ आती हैं तो आप कहते हैं 4 आ गया। इसी प्रकार से ऐसा आ गया तो आप कहते हैं 1 आ गया, ऐसा आ गया तो आप कहते हैं 3 आ गया, ऐसा आ गया तो आप कहते हैं 6 आ गया, ऐसा आ गया तो आप कहते हैं 5 आ गया, ऐसा अलग अलग 2 आ गया। अब जब हम इसको खेलते हैं, जब हम इस पासे को फेंकते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा या 6 आएगा। तो हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं। अगर ढंग से बना हुआ है ये, कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफ जरा इसकी घिसाई ज़्यादा हो गई है, एक तरफ कम हो गई है, सभी सतहें एक जैसी हैं, तो हम कहते हैं कि हर नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी बराबर है और कुल 1/6 है। 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो भी 1/6। 5 आने की कितनी है? वो भी 1/6। 6 आने की कितनी है? वो भी 1/6। सब 1/6 बराबर बराबर प्रोबेबल है। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये तो हमारे नंबर्स आ सकते हैं, वो हैं। और जो इनकी प्रोबेबिलिटी है वो बराबर बराबर है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। और मान ले कि बहुत बार हम ये खेल कर रहे हैं और हमने अपने पूरे खेल के अंदर में बहुत बार इसको फेंका है, इस पासे को फेंका है। मान ले कि हमने इसको 600 बार फेंका है। टोटल नंबर ऑफ थ्रोज
लार्ज नंबर हम लेके चलना चाह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ थ्रोज 600, तो कितनी बार 1 आना चाहिए? अगर सभी की बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी है, 600 बार हमने टोटल फेंका है, तो कितनी बार 1 आना चाहिए? तो 600 इंटू 1/6, सभी को बराबर बराबर आना चाहिए। 1 कितनी बार आना चाहिए? तो 1 भी आना चाहिए 100 बार, 2 भी आना चाहिए 100 बार, 3 भी आना चाहिए 100 बार, 4 भी आना 100 बार, 5 को भी 100 बार आना चाहिए, 6 को भी 100 बार आना चाहिए। और बड़ी जब संख्याएं होती हैं और तब हम उसमें ये प्रोबेबिलिटीज़ के रूल्स लगाते हैं, तो जब हम कहते हैं कि 100, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 99 बार नहीं आ सकता, उसको 100 बार ही आना पड़ेगा, या 98 बार नहीं आ सकता, या 102 बार नहीं आ सकता, लेकिन वो वेरिएशन कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। हाँ, आप 6 बार फेंको और उसमें कहो कि नहीं हर बार एक एक सबको आना चाहिए, तो वो उसमें बहुत गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आप 600 बार फेंको और आप कहो कि 100 आना चाहिए, तो आप पाओगे कि कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो रही है। 100 की जगह मान लो कभी 600 में करने से 96 ही हो गया या 104 ही हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि वो 20 बार आ जाए और कोई दूसरा जो है वो 150 बार आ जाए। ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज़ बराबर नहीं है, उसका जो सतहें हैं वो एक जैसी नहीं है। कहीं कोई कोना टूटा हो सकता है, या कोई एक साइड भारी हो सकता है, और कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर सब बराबर हैं तो ऐसा ही आना चाहिए। अब एक और गणित कर लीजिए। आपकी जो संख्याएं ऊपर आई हैं, पासा फेंकने पे जो ऊपर संख्याएं आई हैं, 600 बार हमने फेंका, हर बार क्या क्या आ गया? हमने कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 5 आया। उन सब का एवरेज क्या है? उन सब का औसत निकालिए, उन सब का एवरेज कितना है। तो वो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो वो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। अभी 1 आ गया, फिर 5 आ गया, तो 1 और 5 6 आ गया, फिर 3 आ गया तो 8 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया। सबको आपको जोड़ना है। तो वो जोड़ कितना आने वाला है? ये कितनी बार आया है? 100 बार आया है। तो सबको जब जोड़ना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सारे 1 वाले एक साथ जोड़ लें, सारे 2 वाले एक साथ जोड़ लें, सारे 3 वाले एक साथ जोड़ लें, और फिर उन सबको आपस में जोड़ दें। तो वो अगर करें तो देखिए 1 आया है 100 बार, तो उसको अगर आप जोड़ेंगे तो 1 × 100 इतना हो जाएगा। 2 आया है 100 बार, उन सारे 2 2 2 2 को जब जोड़ेंगे तो वो 2 × 100 हो जाएगा। फिर 3 × 100 हो जाएगा, 4 × 100 हो जाएगा, फिर 5 × 100 हो जाएगा, और फिर अंत में 6 × 100। 6 ये भी 100 बार आया है, तो ये सब हो जाएंगे। और सबको जोड़ दिया। भाग किससे लगाना है? औसत लगाने के लिए भाग किससे लगाना है? कितनी संख्याएं जोड़ी? 600 संख्याएं जोड़ी हमने, तो इसलिए 600 से भाग लगाना है। क्या बना? 1 × 1/6 प्लस 2 × 1/6 प्लस 3 × 1/6 प्लस 4 × 1/6 प्लस 5 × 1/6 और प्लस 6 × 1/6। क्योंकि ये सारे 100 जो हैं वो आप कॉमन निकाल करके और यहाँ काट ले सकते हैं, और सब ऐसा बन के आ जाएगा। और ये 600 की जगह अगर आप और भी कुछ लिए होते, 1200 भी लिए होते या कुछ भी लिए होते, तो भी ऐसा ही होता। अंत में इतना ही कट करके ये निकल के आता। आप 60 बार करोगे तो भी इतना ही आएगा, 120 बार करोगे तो भी इतना ही निकल करके आएगा। तो यानी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर करें और तब फिर उस संख्या जो आ रही हैं बार बार उसका औसत निकालें, तो वो औसत निकालने के लिए वो जो नंबर्स हैं जो आ सकते हैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से गुना करना है और जोड़ देना है। तो ये प्रोबेबिलिटी का ये एक अर्थ ध्यान में रखेंगे कि अगर हमें एवरेज लेना है, इस क्वांटिटी को अगर मैं कुछ नाम दे दूं, मान लीजिए इसको मैं B नाम दे दूं, तो जो B का एवरेज है, B का एवरेज जो है, ऐसे इस एवरेज के लिए हम ऐसा संकेत करेंगे, अभी और भी इसकी चर्चा करेंगे हम। ये एवरेज के लिए जितने B के पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो लिखें, और उस वैल्यू के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखें और जोड़ लगा दें। तो ये करने से वो एवरेज निकल करके आता है। अब ये सोचिए फिर से इस लूडो के डाइस के प्रॉब्लम में कि हम बस एक ही बार अपना पासा फेंकने वाले हैं और हमारे मन में है कि क्या आएगा,
तो कई बार क्या होता है, लूडो के खेल में आपको जल्दी जल्दी आगे भागना होता है ताकि आप अपने इसको अंजाम तक पहुंचा सकें। उसका जो घर है, अंतिम घर जहाँ पर कि उसको कहते हैं कि गोटी हमारी जा कर के पिल गई, वहाँ तक जल्दी जल्दी उसको पहुँचाना है। और फिर आप पासा फेंकते हैं और पासा फेंकने पे आपको 1 सामने आ जाता है, तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं कि क्या 1 ही आया। और अगर आपको 6 आ जाए या 5 आ जाए तो आपको अच्छा लगता है। यानी आपके मन में कुछ अपेक्षा है, किसी संख्या की अपेक्षा है, उससे कम अगर आता है तो आपको लगता है कि बड़ा कम आया, उससे ज़्यादा अगर आता है तो आपको लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया, ज़्यादा आ गया। वो अपेक्षा क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है? वो एक्सपेक्टेशन हमारा यही एवरेज है। ये एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 3.5 आएगा। ये अगर आप करें 1 × 1/6 + 2 × 1/6 अगर आप पूरा कैलकुलेशन करें तो 3.5 आने वाला है। ये एक अनजाने में मन में 3.5 हमारे मन में होता है। अगर उससे ज़्यादा आता है, 4, 5, 6 आता है तो हमें लगता है हाँ कुछ बढ़िया आ गया। उससे कम आता है, 1, 2, 3 आता है तो हमें लगता है कि वो कुछ गड़बड़ हो गई, बड़ा किस्मत ख़राब थी हमारी, क्या 1 आ रहा है, हम धीरे धीरे खिसक रहे, और 5 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ बड़ा बढ़िया है। तो वो हम उसके लिए बाकायदा एक नाम देते हैं गणित के अंदर में, और वो नाम है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। कोई नंबर है जिसके बहुत सारे, कोई वेरिएबल है जिसके बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल है, और हर वैल्यू की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है। हमें कुछ पता नहीं है, हम एक ही बार कर रहे हैं, एक ही बार मेरा एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होगा तब तो हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, इतनी बार ये आना चाहिए, उतनी बार वो आना चाहिए, उतनी बार वो आना चाहिए। लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार होने वाला है, और वो एक्सपेरिमेंट करने के पहले, वो परिणाम लाने के पहले हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन होता है, और हम उसको बाकायदा डिफाइन करते हैं कि ये इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। इससे कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है। और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू यही है। ये जो लॉन्ग आप बहुत बार करें और एवरेज निकालें, बहुत बार अगर हम करें और एवरेज निकालें, वही मेरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है। अगर हम 100 बार अपना पासा फेंकें और फिर एवरेज निकालें तो वही 3.5 आएगा। वही 3.5 हमारा एक सिंगल थ्रो के लिए वो हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो अगर वापस हम अपने इस पर आए, वेव फंक्शन पार्टिकल पे आए, और इस वेव फंक्शन में अगर हमारे x होने की प्रोबेबिलिटी, अब चूंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है इसलिए हमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा उस प्रोबेबिलिटी को। जो pi है वो pi नहीं हो करके, चूँकि कंटिन्यूअस है तो एक इंटीग्रेशन होगा, और वो करेंगे अभी हम, यही इसी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। तो x से x + dx आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है। तो इसके लिए हम पोजीशन का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलेंगे, अलग अलग वैल्यूज़ हो सकते हैं पोजीशन के। अभी मेज़र करो तो यहाँ है, उसी स्टेट में, क्योंकि ध्यान रखना मेज़रमेंट डिस्टर्ब्स द सिस्टम। तो एक बार मेज़रमेंट कर लिया तो फिर उसके बाद तुरंत दोबारा मेज़रमेंट करेंगे तो फिर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल स्टेट है अनसर्टेन, ये वाला, इसी स्टेट में अगर हम बार बार प्रयोग करें, बार बार पोजीशन मेज़र करें, तो अलग अलग वैल्यूज़ आने की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, और वो होगा, इस समेशन की जगह वो इंटीग्रेशन होगा। और जो वैल्यू है x की, जो वैल्यू है वो हम x लिखेंगे, और जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी है वो लिखेंगे। तो इसको कहते हैं हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और अपने दिमाग में आप सोच सकते हैं कि अगर बार बार करें तो जो एवरेज आने वाला है वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू आने वाला है। और इसी तरीके से अगर हम x² करें, x² का हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ढूंढें, तो x अगर आ गया तो हमारा x से x² तो फिक्स्ड है, उसके लिए तो कोई अनसर्टेनिटी है नहीं। एक बार अगर x मालूम हो गया तो x² मालूम हो गया। तो x² के होने की एक खास वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी वही है जो करस्पॉन्डिंग x के होने की है। तो इसलिए अगर x² का आप एवरेज करो तो वो एवरेज आएगा इसी प्रकार से x²
साई एक्स मॉड स्क्वायर डी एक्स, ऐसा आने वाला है। अब स्टैटिस्टिक्स में एक और बहुत उपयोगी व्यंजक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्स स्क्वायर का एवरेज और माइनस एक्स के एवरेज का स्क्वायर। देखिए फ़र्क, ये एक्स स्क्वायर का एवरेज है और ये एक्स के एवरेज का स्क्वायर है, और ये क्वांटिटी अगर आप निकालें तो ये बताता है कि आपके जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ कितने फैले हुए हैं। अगर बार बार आप एक्सपेरिमेंट करें और वो डिफरेंट वैल्यूज़ आएँ तो वो कितने फैले हुए हैं, उसके अंदर में क्या अनसर्टेनिटी कितनी है, वो इससे पता चलती है। इसको वेरिएंस कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स में इसको वेरिएंस कहा जाता है। और इसका जो स्क्वायर रूट है, जो कि वो वैल्यूज़ कितना एक दूसरे से अलग अलग हैं, फैले हुए हैं, उसकी ये नाप है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इस उदाहरण में ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये x के वैल्यूज़ हैं यानी b के वैल्यूज़ हैं, तो अगर उसका स्क्वायर कर दें आप तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 हो जाएगा, और उसको इसी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद फिर उसको जोड़ दें तो आपको ये चीज़ निकल करके आएगी। इसमें अगर आप बी स्क्वायर का एवरेज लेना चाहते हैं तो वो समेशन आई और बी आई का स्क्वायर और इंटू पी आई, ऐसा। तो आप ये स्क्वायर का एवरेज निकाल करके देखिए कितना होता है, और इस b का एवरेज तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये 3.5 है, और फिर वहाँ से आप ये कैलकुलेट करिए कि वेरिएंस कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो ये आप करें, ये कैलकुलेशन आप करें, ये आपका काम होगा। तो वो हमारा एक अनसर्टेनिटी का मेज़रमेंट है, कितना अनसर्टेन है वो। तो हम लोग इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, इसी को हम डेल्टा एक्स बोलेंगे, इसी को हम डेल्टा एक्स कहेंगे अपने पोजीशन की अनसर्टेनिटी के लिए। अब ये अंदाज वाला काम नहीं है। अब वेव फंक्शन अगर हमें मालूम है, ये वेव फंक्शन अगर हमें दिया गया है तो हम बिल्कुल कैलकुलेशंस करके, सारी प्रोबेबिलिटीज़ मुझे पता हैं और डिफरेंट स्थान के ऊपर पार्टिकल के होने की कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है, उसका इस्तेमाल करके हम पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और पोजीशन के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और ये डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। डेफिनेशन हो गया ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी का। इसी प्रकार से हम लीनियर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का भी डेफिनेट डेफिनेशंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है। ऐसा अगर वेव फंक्शन आपको मालूम है तो उस वेव फंक्शन के अनुसार आप AP निकाल सकते हैं। वो भी आपको ध्यान होगा कि AP निकालना कैसे है। जो ये AP है, ये क्या है, ये भी आपको ध्यान होगा। 1/√2 पाई h क्रॉस और फिर इंटीग्रेशन साई एक्स इंटू ई पे पावर माइनस IH क्रॉस, राइट। ये IH क्रॉस है और ये माइनस I/H क्रॉस है, और PX, और इस बार x पे इंटीग्रेशन, यहाँ P पे इंटीग्रेशन, यहाँ x पे इंटीग्रेशन। तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम AP से साई एक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और साई एक्स से हम AP कंस्ट्रक्ट करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं इसको, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई बार इसकी। तो AP आपको मालूम है, AP स्क्वायर मॉड स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेशंस हो सकता है। और तब फिर इसी के अनुसार, इसी रूल के अनुसार, यहाँ जो रूल हमने बनाए हैं इन्हीं रूल्स के अनुसार आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका? लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम के लिए अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो P और फिर AP का स्क्वायर मॉड स्क्वायर और फिर आप dP, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा। और अगर इसी तरह से आप P स्क्वायर का निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो वो P के स्क्वायर को इसी प्रोबेबिलिटी से आप गुना करेंगे dP, ऐसा। और तब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे डेल्टा P स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर का एवरेज और माइनस P के एवरेज का स्क्वायर।
यहाँ से ये डेल्टा पी बनेगा और यहाँ से ये डेल्टा एक्स बनेगा। और अगर आपने ऐसा डेल्टा एक्स डिफाइन किया है, अगर आपने ऐसा डेल्टा पी डिफाइन किया है, तो बहुत सुंदर सा थ्योरम है जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक मजबूत स्तंभ कह सकते हैं आपको, कि इनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे किसी भी स्टेट के लिए, स्टेट नहीं बदलना, जिस स्टेट के लिए, जिस वेव फंक्शन के लिए आपने डेल्टा एक्स कैलकुलेट किया है, क्योंकि डेल्टा एक्स के कैलकुलेशन में मॉड साई एक्स स्क्वायर आया था, आपने साई एक्स का यूज़ किया है, तो जिस वेव फंक्शन के लिए आपने डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन किया है, उसी वेव फंक्शन के लिए आप डेल्टा पी का भी कैलकुलेशन करेंगे। तब उनको अगर आप गुना करते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स को, तो आपको जो चीज़ निकल करके आती है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। ओके, अब ये कोई अंदाज वंदाज का चक्कर नहीं रह गया, अब ये बिल्कुल डिफाइन हो गया कि अगर आपने ऐसा किया है तो ये कहलाता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चाहे कैसा भी वेव फंक्शन हो, आप कैसे भी किस पार्टिकल की किसी भी अवस्था से आप शुरुआत कर रहे हो, अगर उस अवस्था को मेंटेन रखते हुए आप पोजीशन के बारे में सोचें कि उसकी कितनी अनसर्टेनिटी है और लीनियर मोमेंटम की कितनी अनसर्टेनिटी है, तो वैसी हालत में इसको ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2 होना ही पड़ेगा। तो आप एक साथ डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को बहुत कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप डेल्टा एक्स को बहुत कम कर सकते हैं, इसको आप बहुत कम कर सकते हैं, अगर आपके पास पोजीशन नापने के बड़े अच्छे यंत्र हों तो आप बिल्कुल नाप सकते हैं, और जितना अच्छा यंत्र होगा उतना सर्टेनिटी के साथ वो बताएगा कि हाँ इतनी दूर में है या इतनी दूर में है या इतनी दूर में है, तो आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। राइट, टेक्नोलॉजिकली मुश्किल हो वो अलग बात है, लेकिन फिज़िक्स वाइज इन प्रिंसिपल फिज़िक्स ये इजाज़त देता है कि अगर आप के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इस डेल्टा एक्स को आप चाहे जितना कम कर सकते हैं। लेकिन उस मेज़रमेंट को अगर आपने कर लिया है ताकि डेल्टा एक्स का अब आपको पता हो गया कि हाँ डेल्टा एक्स तो इतना ही है, तो फिर आपने उस स्टेट को चेंज भी किया है, क्योंकि जब भी आप मेज़रमेंट करते हैं तो आप वेव फंक्शन को चेंज कर देते हैं, कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। और उस नए वेव फंक्शन में अगर आप जाते हैं जिसमें आपको डेल्टा एक्स का वैल्यू पता है, जो बहुत कम है, जो आपने बहुत कम किया है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो ये जो उस स्टेट में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि डेल्टा पी आपने बढ़ा दिया है, और उस नए स्टेट के अंदर फिर ये प्रोडक्ट करेंगे तो ज़्यादा आपको मिलेगा, इससे आपको ज़्यादा मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप लीनियर मोमेंटम इसको नापने के अच्छे यंत्र हैं, और वेव फंक्शन कुछ भी हो, शुरुआती वेव फंक्शन कुछ भी हो, अगर आपने लीनियर मोमेंटम को अच्छी तरह से नापा है और आप पता कर सकते हो कि लीनियर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी अब केवल इतनी है, तो उसको आप चाहे जितना कम कर सकते हैं। आपके अच्छे यंत्र होंगे, आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी लीनियर मोमेंटम की, तो फिज़िक्स इजाज़त देता है कि इस डेल्टा पी को आप चाहे जितना कम कर सकते हैं। लेकिन जब आप चाहे जितना कम करेंगे तो आप वेव फंक्शन को चेंज करेंगे, और ये वेव फंक्शन जो अभी ऐसा दिख रहा है वो वेव फंक्शन और ज़्यादा फैल जाएगा और बड़ा हो जाएगा वो, क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम के प्योर स्टेट्स होते हैं आपको पता है वो पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बराबर एम्पलीट्यूड के साथ फैले होते हैं, तो ये फैल जाएगा। यानी अगर आपने डेल्टा पी को बहुत कम किया तो जो डेल्टा एक्स है वो बढ़ जाएगा, और हर हालत में आप इस रिज़ल्ट को आपको भी करना है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इन द सेम स्टेट ये h क्रॉस बाई 2 से आपको बड़ा ही होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोचेंगे। जब ये चीज़ें डेवलप हो रही थी तो ये इतना अटपटा लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पास अच्छे यंत्र अगर हैं तो क्यों नहीं हम डेल्टा एक्स को और डेल्टा पी को
और बहुत कम कर सकते हैं, शून्य के करीबन कर सकते हैं, हम एक साथ दोनों चीज़ें एक्यूरेटली क्यों नहीं नाप सकते हैं। तो लोगों ने तरह तरह के थॉट एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट किए। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी कितनी है, हम टेबल के ऊपर क्या कर सकते हैं, लेकिन हम सोच तो सकते ही हैं। तो सोच करके अगर कुछ इस प्रकार के कंसीव करें हम एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हम डेल्टा एक्स को बहुत कम करें या डेल्टा पी को हम बहुत कम करें, फिर हम देखें कि क्या ये ज़रूरी है ऐसा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ पोजीशन भी बहुत अच्छी तरह मालूम हो जाए और लीनियर मोमेंटम भी बहुत अच्छी तरह से मालूम हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने की, यानी एक्सपेरिमेंट टेबल पर डिज़ाइन करने की नहीं, दिमाग में डिज़ाइन करने की। इन प्रिंसिपल आई कैन डू दिस। तो वो इन प्रिंसिपल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हर बार निकल करके आया। तो इस तरीके के थॉट एक्सपेरिमेंट्स में से हम एक अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम थोड़ा सा आपको कुछ दिखाएंगे भी, और कोशिश जो लोगों ने प्रपोज किया शायद ऐसा करेंगे तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बीट हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। हमारी प्रकृति, हमारे फिज़िक्स के बाकी के साथ जो नियम हैं वो भी इसके साथ में, इस षड्यंत्र के साथ में शामिल हैं, ताकि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बना रहे। ये फिर हमारे अगले क्लास का विषय होगा।